Okay, so Golang are a key feature of a Golang that allow for concurrent execution of a method or function. So now अभी यहाँ पे जो पॉइंट कहा गया है कि गो रूटीन आर की फीचर ऑफ गोलैंग, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि गो रूटीन क्या है, एक फीचर है। अगर आपको बोला जाता है कि व्हाट इज़ अ गो रूटीन, तो पहला पॉइंट आप यही कहोगे कि इट इज़ अ की फीचर ऑफ द गोलैंग। तो ये वन ऑफ द की फीचर माना जाता है गोलैंग का, जिसका यूज़ करके हम हमारे प्रोजेक्ट के अंदर बेहतर तरीके से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, बेहतर क्रिटिकल और हाई स्केलेबल एप्लीकेशन को अंजाम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको बोलना ज़रूरी है वहाँ पे इंटरव्यू में। ठीक है, नाउ सेकंड है कि जो फीचर है ये क्या करता है, इट अलाउ फॉर अ कंकरेंट एग्जीक्यूशन मेथड और फंक्शन। ठीक है, तो अभी ये पॉइंट भी क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पॉइंट पहले लिख के लेता हूँ और बाद में उसको एक्सप्लेन करूँगा मैं यहाँ पे। ठीक है, सो नाउ सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे, दे आर लाइट वेट कॉस्ट इफेक्टिव, they are lightweight, cost effective, and core part of Go's concurrent model. ओके, नाउ इसके बारे में अगर बात करी जाए तो दे आर लाइट वेट, कॉस्ट इफेक्टिव एंड कोर पार्ट ऑफ द गो कंकरेंट मॉडल। ठीक है, तो इसका भी एक मतलब ये होता है कि एक लाइट वेट है और ये कोर पार्ट माना जाता है जावा कंकरेंसी मॉडल का। अभी यहाँ पे ये जो दो चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है, ये दो चीज़ें के अंदर अभी बहुत सारा अब्स्ट्रैक्शन है। ओके, बहुत सारा मिसकंसेप्शन है आपके दिमाग में। अगर आपके इसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी वो अगर क्लियर नहीं होती तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, तो यही तो प्रॉब्लम होता है कि जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें पूरा अब्स्ट्रैक्शन ही देखने को मिलता है। तो अभी मैं जो वर्ड अब्स्ट्रैक्शन यूज़ कर रहा हूँ ये इसकी भी मीनिंग आपको पता नहीं है शायद कि ये अब्स्ट्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो दो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं इसके अंदर कुछ वर्ड्स इस तरीके से जो कि कंसेप्चुअल है, उनका अपना अपना एक मीनिंग है, अपना अपना एक अलग तरीके से मैकेनिज्म है, कॉन्सेप्ट है। अगर ये चीज़ आपको पता नहीं होती है तो आपको ये थ्योरी आपकी समझ में कभी आएगी ही नहीं। तो थ्योरी समझ में आने के लिए आपको उसके अंदर जो भी चीज़ लिखी गई है, जो भी वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, जो भी सारी चीज़ें हैं, उसको आपको क्या करना है, बेहतर तरीके से आपको अगर अंडरस्टैंड होता है तभी आप उस चीज़ को पढ़ के अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अदरवाइज आपको कितने भी नोट्स प्रोवाइड किए जाए या कितना भी कुछ दिए जाए, दैट विल नॉट मेक एनी सेंस। ओके, तो ये सारी चीज़ें होती है। सो राइट नाउ अभी हम इसके अंदर कुछ की अब्स्ट्रैक्शन पॉइंट निकालेंगे और सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज अब्स्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे सबसे पॉइंट है अब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, अब अब्स्ट्रैक्शन एक पॉइंट निकला यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम अलग दूसरा एक पॉइंट है अलाउ फॉर अ कंकरेंट एग्जीक्यूशन। अब ये कंकरेंट एग्जीक्यूशन क्या होता है, ये भी एक आपके लिए थोड़ा सा समस्या का कारण है यहाँ पे कि भाई चलो लिख के तो दिया है कंकरेंट एग्जीक्यूशन, तो इसका मतलब क्या है, ये भी एक पॉइंट है आपके लिए ना। उसके बाद और कौन सा पॉइंट निकल सकता है, मेथड एंड फंक्शन, ये तो आपको पता ही है मेथड और फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए और एक यहाँ पे थोड़ा सा मैं सरप्राइज लेके आया हूँ कि यहाँ पे जो थर्ड नंबर है मेथड एंड फंक्शन। ठीक है ना, उसके बाद दे आर लाइट वेट, कॉस्ट इफेक्टिव एंड कोर पार्ट ऑफ अ गोज कंकरेंसी मॉडल। ओके, तो यहाँ पे अभी यहाँ पर भी थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्शन है, दे आर लाइट वेट, कॉस्ट इफेक्टिव। ठीक है, लाइट वेट, कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है, एंड कोर पार्ट ऑफ द कंकरेंस मॉडल। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आपके लिए यहाँ पे सोचने के लिए है ताकि ये आपको कंफ्यूज कर देगा
तो ये कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी होती है जो कि आप कोई भी नोट्स पढ़ते हो या किसी लैंग्वेज या किसी के बारे में आप पढ़ते हो, तो ये टर्मिनोलॉजी अगर नहीं पता होती है तो फिर आपका कोई मतलब नहीं हो चीज़, आप उसको समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा लाइट वेट कॉस्ट इफेक्टिव। ठीक है, अब ये यहाँ पे अगर ये 4 पॉइंट अगर आपको नहीं समझ में आते तो आप ये नोट्स पढ़ के भी कोई मतलब नहीं है आपका, या फिर इंटरनेट या चैट जीपीटी पढ़ के भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि चैट जीपीटी सिर्फ आपको जब चीज़ें देता है तो वो कंसिडर करता है कि यू नो द ऑल द थिंग्स दैट ऑलरेडी, वो यही कंसिडर करता है, वो अपने हिसाब से वर्ड्स यूज़ करता है, वो केयर नहीं करता कि आपको उसकी वर्ड की मीनिंग पता है या नहीं, वो दे डोंट केयर अबाउट दैट, दे आर कंसिडरिंग द थिंग्स एक्चुअली इन व्हाट मैनर दे आर गोइंग टू यू। ओके, सो लेकिन उसके ऊपर थोड़ा सा वर्कआउट आपको करना पड़ता है, कब तक, जब तक आप उसके अंदर फैमिलियर ना हो सके। ठीक है, तो फैमिलियरिटी का मतलब यही होता है कि आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हो उसका सब जितने भी वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं, टर्मिनोलॉजी यूज़ हो रही है, आप सब चीज़ें आपको पता है, इट मीन्स यू आर फैमिलियर विद दैट थिंग। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है, और इंटरव्यू क्रैक करने के लिए यही तो की पॉइंट होता है कि अगर आपको कॉन्सेप्चुअली सारी चीज़ें पता है तो इंटरव्यू क्रैक करना कोई बड़ी बात नहीं है। जस्ट आपको की पेशेंस रख के उससे खुल के बात करना है, प्रेशराइज नहीं होना है, और आपको क्या पता है उसके बारे में जस्ट चिल्ड में बता देना है, और दैट इज़ एक्चुअली नेचुरल एक्सप्रेशन, एंड डेफिनेटली दे विल ऑलवेज गिव अ वैल्यू टू यू। ओके, सो ज़्यादा डरने की कोई बात नहीं। हाँ, डर कब आता है, जब हम किस चीज़ के बारे में पता नहीं है और उसके रिगार्डिंग हमें लगता है कि हमें वो चीज़ पूछी जा सकती है, तो उस टाइम डर पैदा होता है। ठीक है, लेकिन डर भी एक ऐसी चीज़ है कि जो रियलिटी में नहीं होती है, हम खामखा उसके बारे में नेगेटिव सोचते रहते हैं। ओके, सो दीज आर द पार्ट ऑफ द ओवर थिंकिंग। बट इसके अंदर भी यही होता है, हम कॉन्करेंसी के अंदर बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं, चाहे वो जावा हो या फिर डॉट नेट में, तो मैंने देखा है ना कि स्टूडेंट लोग कॉन्करेंसी पे कभी काम करते हैं, सी शार्प पे नहीं करते। VB.NET पे भी मैंने बहुत काम किया है, सी शार्प पे भी मैंने बहुत काम किया, बट नो बडी इज़ मीन्स विलिंग टू लर्न दैट थिंग्स एक्चुअली। और यही चीज़ आपको फिर कॉमन बनाती है। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है तो आपको ऐसा कुछ सीखना पड़ेगा कि द अदर पीपल आर गेटिंग स्टक टू लर्न दैट थिंग्स, एंड दैट थिंग इफ़ यू हैव देन डेफिनेटली यू विल द रॉक। ओके, तो ये आपको कंपटीशन रिड्यूस करने में मदद करता है। ठीक है, तो सिंपल कुछ नहीं है, लोग बोलते हैं पाइथन इज वेरी सिंपल, नॉट लाइक दैट, जस्ट आपको थोड़ा पार्ट बताया जाता है लैंग्वेज का, ये सिंपल है, बट रियल प्रोग्रामिंग आप करने जाओगे तो नथिंग इज सिंपल, ऑल द कंसेप्ट इज सेम, बिकॉज every software is executing on the computer system, and the computer is the same for the all technology. That means what, all technology should follow the specification of the computer system, regardless of what language they are using, nothing don't matter, but ultimately the conversion is a 0s and 1, और फाइनली यूज़ तो कंप्यूटर का करना ही है। तो अगर ये बात आपके दिमाग में आ गई तो आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे। ओके, सो नाउ बैक टू पॉइंट हियर। अभी सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्सेप्ट एब्स्ट्रैक्शन। मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि यहाँ पे बहुत सारा एब्स्ट्रैक्शन है, तो ये वर्ड जो है, ये वर्ड बहुत कंफ्यूज करने वाला वर्ड होता है, और इसके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं सोचते। तो एब्स्ट्रैक्शन का मीनिंग ही यही होता है कि आप जो भी चीज़ बोलते हो या फिर किसी भी चीज़ के बारे में आप डिस्कस करते हो, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ होती है कि उसका जो हम क्या बोलते हैं कि उसके अंदर बहुत सारा मैटर छुपा होता है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब कि मतलब हम सारी चीज़ों को जनरलाइज करके बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान लो कि हियर कि मैं बोलता हूँ कि मेरे पास मेरे पास एक कीबोर्ड है। ओके, तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब अगर बात आती है कि इसकी एब्स्ट्रैक्शन के डेफिनेशन की बात आती है, तो यहाँ पे है इट इज़ abstraction, it is a high level detail of a specific thing. Specified things. It exposes necessary information and hide
internal details. Okay, so the conclusion is that it focus on concept of a what but not a how. ओके तो अब इसका मीनिंग यही होता है कि एब्स्ट्रैक्शन का मीनिंग यही होता है कि हम जिस किसी भी चीज़ के बारे में बोल रहे हैं या जिस किसी चीज़ को स्पेसिफाई कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग ओनली हाई लेवल की इन्फॉर्मेशन ही हम बताते हैं, इंटरनल डिटेल नहीं बताते, सब हाइड करके रखते हैं। ओके जैसे कि मान लो कि जो भी कॉन्सेप्ट हम बोलना चाहते हैं या यूज़ कर रहे हैं उस कॉन्सेप्ट वो क्या है इसके ऊपर फोकस करता है, वो कैसे काम करता है वो उसके ऊपर नहीं फोकस करता है। तो इस कंसेप्ट को हम एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। ओके जैसे मान लो कि मेरे पास एक कीबोर्ड है। ओके ये कीबोर्ड है तो एब्स्ट्रैक्शन के अंदर क्या आता है कि अगर मैं कीबोर्ड के अंदर जो की है जैसे ABCDEFG तो जैसे भी मैं जी को प्रेस करूँगा तो मेरे कंप्यूटर के अंदर जी प्रिंट होगा। तो ये क्या है, एब्स्ट्रैक्शन है। मतलब मैंने सिर्फ नेसेसरी चीज़ें ही आपको बताई कि मैं जी प्रेस करता हूँ तो जी आया है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये कॉन्सेप्ट क्या है ये यहाँ पे समझा गया है, लेकिन जी कैसे आ रहा है इंटरनल डिटेल कोई बता नहीं जा रहा है। तो ऐसा थोड़ी नहीं कि मैं जी प्रेस करता हूँ तो अंदर कुछ तो भी होता होगा चीज़ें, वो इंटरनल डिटेल यहाँ पे कोई शो नहीं कर रहा है। हम सब ऊपर की बात बोलते हैं और ऊपर ही क्या हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही है। ठीक है तो इस कॉन्सेप्ट को एब्स्ट्रैक्शन कहा जाता है। तो इन आवर लाइफ देयर इज ऑलवेज एवरीथिंग इज एब्स्ट्रैक्शन, क्योंकि हम डिटेल में हर चीज़ को बोलने जाओगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके जैसे कि आपको बोलना है कि रास्ते पे मत जाओ हाईवे पे, वहाँ पे बहुत सारी कार्स आती है, तो ये वर्ड जो है ये थोड़ा सा उतना मैच नहीं होगा। लेकिन आप इस तरीके से बात करोगे कि आप रास्ते पे मत जाओ वहाँ पे बहुत सारी व्हीकल्स आती है, तो ये व्हीकल वर्ड जो है ये आपके लिए अप्रोप्रिएट है। क्योंकि ऐसा नहीं कि रास्ते पे कार ही आती है, व्हीकल आती है। व्हीकल मतलब एनी काइंड ऑफ व्हीकल आ सकती है। तो यहाँ पे जनरलाइजेशन हुआ है, आप स्पेसिफिक कार ये स्पेशलाइजेशन है, लेकिन हम उसको जनरल करके व्हीकल बना दिया। तो ये जो जनरलाइजेशन होता है ये ऑलवेज एब्स्ट्रैक्शन होता है। ओके आप डिटेल में नहीं जाते किस चीज़ को, आप उसको ऊपर ही ऊपर उस चीज़ को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो क्योंकि आपको नेसेसरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप इंटरनली डिटेल उसके पूरे हाइड करके रख सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट होता है एक्चुअली एब्स्ट्रैक्शन का। अब इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी इम्प्लीमेंट किया गया है बाय यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस। तो मैक्सिमम एब्स्ट्रैक्शन के लिए इंटरफेस का इस्तेमाल होता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बताया जाता है कि ये क्या करेगा, लेकिन कैसे करेगा ये नहीं बताया जाता। ओके तो हियर अब यहाँ पे भी बहुत सारा एब्स्ट्रैक्शन ही चल रहा है। ये जो हमारी डेफिनेशन है इसके अंदर सारा एब्स्ट्रैक्शन है। जैसे डेफिनेशन में बताया गया है कि गो रूटीन आर की फीचर ऑफ अ गोलैंग। अगर बात करें तो की फीचर मतलब ये फीचर भी एक एब्स्ट्रैक्शन हो गया। मतलब कि फीचर मतलब यहाँ पे फीचर हम बोल रहे हैं, लेकिन वो मतलब क्या, कैसा है, क्या ये तो हमें पता नहीं है। लेकिन हर एक बात को अगर हम उतनी डिटेल में जाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा डेफिनेशन। तो यहाँ पे हर एक चीज़ का एक एब्स्ट्रैक्शन होता है। मतलब वो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है, लेकिन डिटेल में कॉन्सेप्ट यहाँ पे वो नहीं बताया जा रही, क्योंकि वो कंसिडर कर रहे हैं कि आपको ये पता है। ओके तो कोई भी बुक्स लिखी जाती है, कोई भी वर्ड्स लिखे जाते हैं तो यहाँ पे बताया जाता है। ठीक है जैसे कि मान लो कि हम होटल में खाना खाते हैं, ये अगर स्टेटमेंट है तो ऐसा कंसिडर किया जाता है कि खाना खाते हैं ये वर्ड आपको पता है। ऐसा नहीं बोला जाता कि होटल में जब जाते तो 2 हाथ लेके जो निवाला उठाते हैं फिर प्लेट में रखते हैं फिर खाना खाते, इतना डिटेल में कोई नहीं बताता। तो ये क्या है, दिस इज अ वन काइंड ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है ना। तो एवरीवेयर इज एब्स्ट्रैक्शन। अगर आप एब्स्ट्रैक्शन को अच्छी तरीके से डील कर पाते हो तो डेफिनेटली आप कॉन्सेप्ट को समझ पाते हो, क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन एक ऐसी चीज़ है कि वो सिर्फ आपको इंटरनल डिटेल हाइड करता है और जस्ट नेसेसरी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। तो इससे प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आपको वो चीज़ पता नहीं है, वो चीज़ आप ऊपर से क्या है ये समझ पाते हो, लेकिन वो कैसी है नहीं समझ पाते। तो इस डेफिनेशन में भी वही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यही नहीं हर एक बुक में लिखा गया जो है वो कुछ चीज़ें एज्यूम करके चलते हैं कि ये चीज़ इस तरीके से हो है, और जो भी रीडर है वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है, मतलब उसको पता है वो चीज़। ठीक है तो इसके अंदर भी कुछ की एब्स्ट्रैक्शन हमें निकल के आ चुके, जैसे यहाँ पे कॉन्करेंसी एग्जीक्यूशन। अब कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन ये वर्ड ही आपको पता नहीं था, आप डेफिनेशन पढ़ के क्या मतलब, तो इसने वर्ड बताया लेकिन हाउ नहीं बताया। ठीक है तो एवरीवेयर इन अ लाइफ देयर इज ऑलवेज एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है
सो दैट्स कंसेप्ट इज नथिंग बट द एब्स्ट्रैक्शन. सो राइट नाउ अभी हम मूव ऑन करेंगे. ये हो गया हमारा. अब कंकरेंट एग्जीक्यूशन. अब कंकरेंट एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है, ठीक है. तो सबसे पहले हम कंकरेंट को देखेंगे और फिर एग्जीक्यूशन को देखेंगे, ठीक है. सो नॉर्मली यहाँ पे क्या होता है कि सेकंड पॉइंट कंकरेंट. अब कंकरेंट का मीनिंग ही ये होता है कि साइमल्टेनियसली. देखो ये चीज़ अंडरस्टैंड करके लो. आगे गो रूटीन या फिर जो भी कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग होती है, कॉन्करेंसी, यहाँ पे पूरा दिमाग दही हो जाता है. ओके दिखता ये कि है पर पूरा बैकग्राउंड में होता है. तो मेरे को भी बहुत डिफ़िकल्ट गया था ये कॉन्करेंसी अंडरस्टैंड करने के लिए. तो मेरा जो बेस था ऑपरेटिंग सिस्टम, उसकी वजह से मेरे को अभी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा पता है, ठीक है. तो हर एक चीज़ का एक बेस होता है. तो इसका अगर सच में आपको बेस देखना है तो आपको ओएस का कर्नल मॉडल आपको देखना पड़ेगा. कर्नल का, कर्नल के अंदर ही इसका सारा सब कुछ एब्स्ट्रैक्शन जो है वो छुपा हुआ है. ओके तो जो भी ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी है, उसके अंदर एक कर्नल नाम का एक मॉड्यूल होता है, ठीक है. तो इसके अंदर उसकी कुछ कोर फीचर्स होते हैं जो उसी फीचर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है. जैसे यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट का एक फीचर है. यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट है. यहाँ पे सेकंड फीचर है यहाँ पे प्रोसेस मैनेजमेंट. थर्ड फीचर है यहाँ पे रिसोर्स. यस हाँ डिवाइस मैनेजमेंट, गुड, एंड रिसोर्स मैनेजमेंट. ठीक है. तो ये क्या है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर फीचर होते हैं कर्नल, और इस ये फीचर के ऊपर ही सिस्टम होता है. और इसी कर्नल को उठा के अपना अपने तरीके की ऑपरेटिंग सिस्टम बनाई जाती है. तो यहाँ पे आपने देखा ही होगा कि लिनक्स का मैक्सिमम यूज़ होता है. तो हर कोई बोलता है एंड्रॉयड इज अ लिनक्स है, रेड हैट इज अ लिनक्स है, उबंटू इज अ लिनक्स ऑपरेटिंग, सेंटोस इज अ लिनक्स है, डेबियन इज अ लिनक्स. फिर ये लिनक्स है कौन ये भी एक क्वेश्चन है. तो लिनक्स आपको कर्नल प्रोवाइड करता है. ओके और उसका यूज़ करके हम अलग अलग अपने अपने फ्लेवर बनाए हैं, उसके अलग अलग यूटिलिटीज़ ऐड करके खुद का ओएस बनाया गया है. ठीक है. तो यहाँ कंकरेंसी जो होता है ये कोर पार्ट होता है. इसको अगर आपको पढ़ना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा प्रोसेस मैनेजमेंट को. तो जब आप प्रोसेस मैनेजमेंट को पढ़ोगे ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो डेफिनेटली यू विल बी गेट नो द हाउ थिंग इज़ हैपनिंग इंटरनली. ठीक है. तो इससे आपको बहुत सारी आइडिया मिल जाएंगी. ओके तो कुछ चीज़ें और लैंग्वेज होती है वो प्रोसेस मैनेजमेंट का ही इस्तेमाल होता है. ठीक है. तो उतना डीप नहीं जाएंगे हम, नहीं तो 6 महीने इसी के अंदर ही चला जाएगा. ठीक है. हेलो हाँ सर. यस सर पहले पैरेललिज्म एंड कंकरेंट बोथ आर सेम और डिफरेंट? डिफरेंट. गुड क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज सर व्हाट इज पैरेललिज्म? डोंट वरी आई एम ऑन द वे ऑफ दैट थिंग. तो ये क्वेश्चन आपने अभी पूछा, पर मैं ये आपको इसके आगे आगे जो पढ़ाऊंगा ये क्वेश्चन आपको आएगा ही नहीं. तो अभी आपने पहले ही पूछ लिया पढ़ाने से पहले, क्योंकि मैं जिस वे से आप पढ़ा रहा हूँ आपको टॉपिक, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे. पैरेललिज्म, कंकरेंट. Okay, no sir, just I am No, asking. yes, it's a good. I really appreciate you. Actually, I like this kind of student. Actually, they are asking the challenging question to me. Okay, challenging, huh? Not मतलब ऐसा नहीं क्वेश्चन होता है. बट इफ़ यू आर asking challenging means you are doing the study that level. Okay, so this thing is really appreciable for me actually, and is you are on the good way. ठीक है. तो you are Wasim is really for right moment I proud of you, but I don't know in ahead moment क्या मैं आपको गाली दे दूँ या कुछ करूँ, क्योंकि आप अभी तो आपने अच्छा काम किया है, आगे क्या करोगे उसके हिसाब से मैं रिस्पॉन्ड करूँगा. ठीक है. तो हियर वसीम का जो क्वेश्चन था इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, एंड आई होप कि एवरीबडी विल आस्क मी द क्वेश्चन. लेकिन ऐसा नहीं कि कहीं से भी उठा के लाओ और मेरी बेइज्जती करो. ओके ऐसा नहीं है. जो चाहिए अच्छी तरीके से क्वेश्चन पूछो. लेकिन वसीम का जो क्वेश्चन है इसे कंकरेंसी एंड पैरेललिज्म. ठीक है. तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. ओके तो ये इंटरव्यू में भी आपको पूछा जा सकता है इंटरव्यू. ठीक है. तो अभी चलो हम देखते हैं यहाँ पे कंकरेंसी के बारे में. ओके तो कंकरेंट का मतलब क्या होता है कि साइमल्टेनियसली. ओके लेकिन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि यहाँ पे
एक चीज़ साइमल्टेनियसली हो रही है। ओके, साइमल्टेनियसली हो रही है मतलब यहाँ पे क्या होता है कि हमारे जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वर्ड है, सेम थिंग यही है कि हमारे रियल लाइफ में और ऑब्जेक्ट, ये जो रियल लाइफ है इसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी चीज़ होती है एक एक्शन होती है। ओके, जैसे कि हम इसको बोलते हैं, ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया है कि जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ग्रामर में भी यही चीज़ें हैं, बेसिक तो यही है। इसके आगे फिर एडजेक्टिव एंड ऑल दैट थिंग्स, आईएनजी ये वो सब लगा चुका है, लेकिन बेसिक तो यही है। तो हमारे ये रियल लाइफ में क्या होता है, ये जो वर्ब होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये एक एक्शन होती है, जो कि एक्शन कुछ ना कुछ होता है वहाँ पे, ये एक्शन होती है। अब ये एक्शन किसके ऊपर होती है, ऑब्जेक्ट के ऊपर होती है। ओके, और ये एक्शन को कौन करता है, वो सब्जेक्ट परफॉर्म करता है। तो यही तो मैटर है कि कोई भी एक्शन, आप न्यूटन ने क्या कहा था कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा सकती जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है। ये तो हमने 8वीं 10वीं में भी पढ़ा था न्यूटन लॉ के अंदर। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी एक्शन यहाँ पे हो रही है वो एक्शन खुद नहीं हो रही, कोई तो भी है जो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, और वही होता है आपका सब्जेक्ट जो कि उस एक्शन को परफॉर्म करता है। ठीक है ना। सेकंड चीज़ ये होती है कि जो भी ऑब्जेक्ट होता है यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट का मतलब जो भी एक्शन है वो किसके ऊपर काम करती है, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करती है। तो ऑब्जेक्ट में भी एनीथिंग, दे में माइट बी द मटेरियल और एनी काइंड ऑफ एंटिटी। ओके, अगर रियल वर्ड में बात करें तो कोई भी एक रियल टाइम एंटिटी हो सकती है, या फिर इसके बारे में अगर बात करें कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, तो ऑब्जेक्ट का मतलब एनी एंटिटी विच हैज़ अ टू प्रॉपर्टी, वेदर इट इज़ अ मेथड एंड डेटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये चीज़ जो मॉडल है, यही मॉडल सब तरफ यूज होता है। ओके, हर एक चीज़ का एक दूसरे के साथ को रिलेशन है। अगर हम उसका एसोसिएशन समझ पाते हैं तो डेफिनेटली हम चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ओके, तो यही बात होती है कि हमारे कॉलेज में बहुत सारे सब्जेक्ट दिए वाले होते हैं और हम बोलते हैं कि वो सब्जेक्ट कुछ काम के नहीं, इससे बेहतर एक ही सब्जेक्ट रहता प्रोग्रामिंग का, तो आज हम बहुत कुछ सीखे होते। लेकिन ऐसी बात नहीं है। बात यही है कि आपको जो पढ़ाया जाता है कोर्स सिलेबस है वो बहुत पावरफुल है, लेकिन जो अकल से मारे गए जो लोग हैं, और यूट्यूब पे भी जो लोग हैं बताते हैं कि कॉलेज का कुछ नहीं है, उन लोगों को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई कॉलेज का सिलेबस इज़ वेरी ऑसम, बिकॉज आगे आप जो कुछ भी पढ़ोगे उसी के ऊपर ही डिपेंड है सब कुछ। हाँ, सिर्फ फ़र्क इतना है कि आप उसके ऊपर वर्कआउट नहीं करते हो, क्योंकि मैं जो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ ये सब मेरी देन है, जो मैंने कॉलेज के सब्जेक्ट के ऊपर वर्कआउट किया है। उसके आगे कुछ है नहीं है, और ना ही मुझे कॉलेज के बाद कोई सिखाया गया है, और ना ही किस सब्जेक्ट के ऊपर मुझे वो चीज़ मिली है। ओके, तो मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ कि डिग्री होल्डर को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, आप कितना भी कोर्स कर लो, बट कब, जब आप उसका बेहतर तरीके से उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं कि मुंह उठा के गए कॉलेज किया, एग्ज़ाम पास हो गया और बताया कि झाँकिया मार दिया कि हम यहाँ पे इतने सब्जेक्ट पढ़े, बात वो नहीं। बात ये है कि जो भी पढ़ रहे हो आप उस चीज़ को कितने अच्छी तरीके से आप पढ़ रहे हो। ओके, और ये डेफिनेटली मैं आपको अगेन आई विल रिकमेंड यू कि कॉलेज की जो भी सब्जेक्ट्स है उसको अगर वक्त मिला है तो फिर से पढ़ो, और उसके अंदर जान लो कि क्या हमने मिस किया था उस टाइम, जो हमें इसकी अभी ज़रूरत है। ठीक है, सो हियर ओके, सो अभी हम देखेंगे यहाँ पे ओके, दीपक, वसीम, शुभांगी, या शुभांगी मैडम, आर यू देयर? यस सर। ओके, हो गई नींद, हो गई आपकी? ब्रश ब्रश हो गया सब कुछ? ठीक है, जाओ, मैं बात ही नहीं करूँगी तो क्या बोलेंगे, बोलो क्या बोलना है। ठीक है, सो अभी देखो यहाँ पे ये सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये जो कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे कोई भी एक्शन हो रही है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे हमारे कंप्यूटर के अंदर जो भी कोई एक्शन होती है, ओके, जो एक्शन स्टार्ट होती है होना, उसी को हम कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम की लैंग्वेज में यहाँ पे दो तरीके की चीज़ें होते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर बात आती है ओएस की, तो जो भी एक्शन परफॉर्म हो रही है उसी को हम प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोसेस बोलते हैं। तो प्रोसेस का मतलब भी क्या होता है? एक्शन होता है, कि कुछ ना कुछ एक्शन हो रही है, उसको हम प्रोसेस बोलते हैं। और प्रोसेस जो भी बनती है, एक्शन होने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज का यूज़ होता है। विदाउट रिसोर्सेज एक्शन परफॉर्म हो ही नहीं सकते। ओके, आप कोई से भी एक्शन परफॉर्म करो, अगर आपको मतलब आपको खाना खाना, ये क्या वन काइंड ऑफ एक्टिविटी कर रहे हो आप,
एक्शन हो रही है। तो खाना खाने के लिए रिसोर्स तो यूज़ हो ही रहा है, जैसे कि आप बर्तन इस्तेमाल कर रहे हो, आपके दांत का इस्तेमाल कर रहे हो। विदाउट रिसोर्स यू कांट डू एनीथिंग, मतलब देर इज नथिंग एनी एक्शन यू कैन परफॉर्म विदाउट एनी काइंड ऑफ रिसोर्सेस। तो ये बात तो आपको मानने चलना पड़ना है कि जो भी एक्शन हो रही है उसके लिए रिसोर्सेस लगेंगे, और वो रिसोर्स के जब अलोकेट वो सब चीज़ें बन के एक प्रोसेस बनता है। तो यही कॉन्सेप्ट होता है प्रोसेस का ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, ठीक है। अब यही कॉन्सेप्ट जो होता है, अगर बात आती है किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंदर, एप्लीकेशन प्रोग्राम या ओके एप्लीकेशन प्रोग्राम या मतलब एनी प्रोग्राम अदर देन ओएस, ओके। सो एनी प्रोग्राम, एनी एप्लीकेशन और प्रोग्राम अदर देन ओएस, उसके अंदर जो एक्शन होती है, ये एक्शन जो कॉन्सेप्ट है उसको कहा जाता है थ्रेड। क्या कहा जाता है? थ्रेड कहा जाता है। अब ये थ्रेड क्या है, एक्शन क्या है, और वो थ्रेड से कैसे अलग है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है 100% की डिफरेंस बिटवीन गो रूटीन एंड थ्रेड मॉडलिंग, ठीक है। तो ये भी है। तो यहाँ पे जो थ्रेड है, गो थ्रेड उसको कहा जाता है, मतलब एक्शन प्रोग्रामिंग के अंदर होने वाली है, और गो के अंदर उसको गो रूटीन कहा जाता है। जो थ्रेड जावा में इसको थ्रेड कहा जाता है, और गो में गो रूटीन कहा जाता है। अब ये ऐसा क्यों है, इसके अंदर भी क्या डिफरेंस है, इसके अंदर भी हम आगे देखेंगे बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि इस लेवल पे 101% आपको क्वेश्चन आएगा यहाँ पे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जनरल थ्रेड मॉडल एंड गो कॉन्करेंसी मॉडल, गो रूटीन, क्या फ़र्क है। तो गो रूटीन को ये यूनिक क्यों बनाता है, ये 101% क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो डोंट वरी, हम इसको सारा पोस्टमार्टम करके रखेंगे सारी चीज़ें का कि ये क्यों हो रहा है ऐसा, ठीक है। सो राइट नाउ हियर, अभी देखो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसके अंदर जो भी प्रोसेस होता है उसी को हम बोलते हैं सॉरी एक्शन हो रहा है उसी को हम बोलते हैं प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। अब मैंने ये मॉडल जो आपको बताया था कि कोई भी एक एक्शन है, मतलब ये वर्ब है, ये एक्शन परफॉर्म हो रही है, लेकिन ऐसे ही नहीं हो रही, उसको परफॉर्म करने वाला कोई ना कोई तो भी होता है जो उस एक्शन को परफॉर्म करता है। तो जैसे भी हमारे कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे एक्शन परफॉर्म हो रही है, उसको हम प्रोसेस बोलते हैं। तो हम यहाँ पे बोलेंगे प्रोसेस, प्रोसेस 1। अब इसको प्रोसेस अगर है तो ओवल से इसको डिनोट किया जाता है, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, ओके। अब यहाँ पे ये दो प्रोसेस है हमारी, ठीक है, और प्रोसेस 1 और यहाँ पे प्रोसेस 2, ठीक है, ये दो प्रोसेस है। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो प्रोसेस है एक्शन तो हो रही है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर ये एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, वही होता है एक बंदा जिसको हम बोलते हैं सीपीयू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीपीयू। दिस इज कॉल्ड एज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये बंदा क्या करता है, हर एक काम यही पूरा करता है। तो इसको ये काम असाइन किया जाता है और ये क्या करता है, इस काम को कंप्लीट करता है यहाँ पे सीपीयू। तो यहाँ पे वही बात आ गई हमारे मॉडल, यहाँ पे एक्शन है और उसको परफॉर्म करने वाला सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे सीपीयू क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया। ओके, तो ये सीपीयू आपका सब्जेक्ट हो गया और यहाँ पे प्रोसेस है, ये आपका वर्ब हो गया यहाँ पे। अब इतना तो क्लियर हो चुका है कोरिलेशन। अब यहाँ पे सिर्फ बात ये आती है कि जो भी सीपीयू काम कर रहा है, अब उसको कितने दो टास्क दिए गए, प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2, मतलब ये दो काम सीपीयू को करने। अभी यहाँ पे कॉन्सेप्ट 1 आता है, यहाँ पे दो तरीके की कॉन्सेप्ट आते हैं। नंबर 1 आता है कि वो एक काम को पूरा करने वाला है, लेकिन कैसे करेगा, 1 बाय 1, उसी को बोलते हैं सिंक्रोनस। और सेकंड होता है साइमल्टेनियस, उसको बोलते हैं असिंक्रोनस। सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस टास्क, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो सीपीयू काम करने वाला है, चाहे वो सिंक्रोनसली करने वाला है या असिंक्रोनसली करने वाला है। अब सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे तो सिंक्रोनस का मतलब होता है कि टास्क एग्जीक्यूटेड 1 बाय 1। ओके, तो जो भी टास्क आपको असाइन किए गए हैं काम करने के लिए, सीपीयू को कंप्लीट करने के लिए, वो 1 बाय 1 कंप्लीट किए जाते हैं।
मतलब एक कंप्लीट अगर होता है तो फिर उसके बाद दूसरा, वो उसका काम कंप्लीट होने के बाद दूसरा कंप्लीट होता है। जैसे कि इसका एग्जांपल यही होता है कि हम किसी क्यू के अंदर जो क्यू होता है हमारा क्यू, यहाँ पे क्यू के अंदर क्या होता है कि मान लो कि हम किसी लाइन में खड़े हैं यहाँ पे, तो ये लाइन में जो खड़े हैं हम यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो मान लो अभी एक मेरी लाड़की बहन योजना चल रही है और सब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लाड़की बहन का फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है। अब ये लाड़की बहन योजना है हमारी, सब इसका फॉर्म भर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्यू लगा हुआ है, मतलब क्यू का मतलब क्या है, इट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये इसका प्रिंसिपल है। फर्स्ट आउट मतलब जो पहले आया वही उसी का काम पहले होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे पहले ये एक आया है, ये 2 और 3 आया है, तो यहाँ पे पहले इसका फॉर्म लिया जाएगा। अगर इसके फॉर्म में कुछ गड़बड़ है तो ये जब तक वो सॉल्व नहीं कर पाएगा तब तक ये सबको क्या करना पड़ रहा है, वेट करना पड़ रहा है। मतलब अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि जो आया है काम करने के लिए, ओके, जिस ऑर्डर में भी आया है उसका जब तक काम पूरा नहीं होता तब तक दूसरे का काम हाथ में नहीं लिया जाता। तो इस तरीके का जो भी टास्क होता है उसी को सिंक्रोनस बोला जाता है, ठीक है। तो जो भी प्रोग्राम्स होते हैं हमारे यहाँ पे, जो भी प्रोसेस होती है, तो हम यहाँ पे प्रोसेस बोलेंगे या फिर प्रोग्राम बोलेंगे, तो फिलहाल हम इसको प्रोसेस बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस हो रही है यहाँ पे, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 और यहाँ पे प्रोसेस 3, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये इस तरीके से टास्क कंप्लीट होता है। जब तक पहले का नहीं होगा तब तक दूसरा वो हाथ में नहीं लेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे टास्क 1, ये 2 और 3, तो ये क्या है, एग्जीक्यूशन ऑर्डर है। तो यहाँ पे सीपीयू क्या करेगा, यहाँ पे ये प्रोसेस 1 को स्टार्ट करेगा और कब तक करेगा, जब तक एक एक प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती लास्ट तक, और फाइनली बाद वो क्या करेगा, उसको एंड कर देगा यहाँ पे। तो इस तरीके का जो भी एग्जीक्यूशन नेचर होता है उसी को कहा जाता है सिंक्रोनस कहा जाता है, ठीक है। तो हियर नोट, बाय डिफॉल्ट प्रोसेस और प्रोग्राम एग्जीक्यूट सिंक्रोनसली, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पे जो भी प्रोग्राम है या फिर हमारी जो भी प्रोसेस है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट वो सिंक्रोनस ही होता है। अब बाय डिफ़ॉल्ट सिंक्रोनस क्यों होता है, सिंक्रोनस तो हम अलग अलग मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके बनाते हैं उसको, ठीक है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट तो सिंक्रोनस नेचर होता है। जो भी प्रोग्राम रन हो रहा है या प्रोसेस हो रही है, ठीक है। अब उसको बाय डिफ़ॉल्ट, ये यहाँ पे क्वेश्चन अगर स्मार्ट इंटरव्यूअर है तो वो आपको ये भी पूछ सकता है कि why by default is why default every program execute the synchronously, okay, why default synchronous execution, ठीक है। तो सिंक्रोनस एग्जीक्यूशन क्यों है, ऐसा क्यों होता है, ये भी क्वेश्चन है, पता नहीं पूछा जाएगा नहीं, लेकिन मेरे जैसा अगर कोई कमीना इंटरव्यूअर है तो पूछेगा, ज़रूर पूछेगा, ठीक है, कि क्यों है भाई ऐसा। तो इसका आंसर ये है कि देखो, ये हमारा ह्यूमन का भी नेचर है और जो भी चीज़ वर्ड में बनी है, तो जैसे कि हम ह्यूमन भी है, तो टेक्नोलॉजी ह्यूमन का रेफरेंस लेके बनी है, ह्यूमन टेक्नोलॉजी का रेफरेंस लेके नहीं बना है, ठीक है, नेचर का रेफरेंस लिया है। तो ह्यूमन का एक नेचर है कि एवरी ह्यूमन कैन परफॉर्म सिंगल टास्क एट अ टाइम, ओके। सो ऑब्जेक्ट ओनली कैन परफॉर्म सिंगल टास्क एट अ टाइम, ठीक है। तो आप कितना भी सोचो, आपको कोई काम करना है तो एट अ टाइम आप एक ही काम कर सकते हो, मल्टीपल काम कर ही नहीं सकते एट अ टाइम। ये हमारी रचना ही ऐसी है, हमारी प्रवृत्ति ऐसी है, क्योंकि कोई भी काम आपको आसान किया तो एट अ टाइम आप एक ही काम करोगे, ओके। सो इसका मतलब ये नहीं कि आप बोलोगे कि साइमल्टेनियसली सर मैं
ये भी करता हूँ, मैं साइमल्टेनियसली गाना गा रहा हूँ, सांस ले रहा हूँ, सब कर रहे हो पता है, लेकिन एट अ टाइम आप एक ही कर रहे हो, सांस ले रहे हो फिर छोड़ के गाना गा रहे हो, ये बात अलग है, लेकिन एट अ टाइम तो आप एक ही काम कर रहे हो, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है, एट अ टाइम आप एक ही काम कर रहे हो और वही काम आप 1 बाय 1 सीक्वेंस में कर रहे हो, तो यही होता है सिंक्रोनस, ठीक है। और इसीलिए कहा जाता है कि बाय डिफ़ॉल्ट सिंक्रोनस होता है। मतलब क्या होता है कि हम तो ह्यूमन है, लेकिन ह्यूमन का कोई संबंध नहीं यहाँ पे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी की। तो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ओके, ये एक कंप्यूटर के अंदर सबसे वर्क करने वाला आदमी होता है, इसको हम वेटर भी कह सकते हैं, बिकॉज ही आर द मीनिंगलेस मतलब इसके पास कोई सेंस नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं, इसको हम बताएंगे वही करेगा, 2 + 2 5 बोलेंगे 5 दे देगा वो, सिर्फ उसके अंदर वो एबिलिटी है कि किसी काम को फास्ट करेगा, यही एबिलिटी है, ओके। सो जो भी सीपीयू है, क्योंकि सीपीयू भी क्या करता है, ओनली इट कैन एग्जीक्यूट 1 इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम, इट कैन एग्जीक्यूट सिंगल इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि कोई भी सीपीयू जो होता है वो एट अ टाइम एक ही इंस्ट्रक्शन रन करता है, एट अ टाइम मल्टीपल कर ही नहीं सकता हो, ओके। तो इस वजह से जो भी बाय डिफ़ॉल्ट नेचर होता है कंप्यूटर सिस्टम का, वो सिंक्रोनस से होता है। तो आज तक जितने भी हमने गोलैंग के प्रोग्राम किए, सब सिंक्रोनस प्रोग्राम किए, मतलब यहाँ पे हमारे इंस्ट्रक्शन 1 बाय 1 एग्जीक्यूट हो रहे हैं और एक के बाद एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, एक कंप्लीट जब तक होता नहीं तब तक दूसरा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं हमारा आज तक, तो उसी को कहा जाता है सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। और जो भी सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग होता है, ओके, तो यहाँ पे और एक कॉन्सेप्ट मैं आपका क्लियर करूँगा, जो भी प्रोग्राम सिंक्रोनसली वर्क हो रहा है उस प्रोग्राम को कहा जाता है सिंगल थ्रेडेड प्रोग्राम, ओके। तो यहाँ पे जो बात है सिंक्रोनस एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, synchronous execution of a program referred as single threaded program, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अभी पॉइंट क्लियर होते होंगे कि सिंगल थ्रेडेड क्या है, कभी सोचा, मतलब आपने वर्ड तो सुना होगा सिंगल थ्रेडेड क्या है, किस तरीके से क्या है, यस। तो यही बात होती है कि ये जो सिंक्रोनस एग्जीक्यूशन जो भी होता है उसी को सिंगल थ्रेडेड बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है थ्रेड क्या है, अब ये और एक कॉन्सेप्ट है भाई, ये थ्रेड क्या है, तो इसके ऊपर भी बहुत सारे बच्चे मतलब इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हाँ पता है बोलते, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम इसको और थोड़ा सा देखेंगे, थ्रेड, व्हाट इज मीन बाय थ्रेड। ओके, अब थ्रेड का मतलब क्या होता है, इट इज द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, क्वेश्चन ऑफ अ सीपीयू। तो सिंगल थ्रेड का मतलब करता है कि एग्जीक्यूशन फ्लो, मतलब करंटली क्या एग्जीक्यूट हो रहा है, क्या सीपीयू किसको एग्जीक्यूट कर रहा है, वो एग्जीक्यूशन फ्लो जो है उसी को थ्रेड कहा जाता है, नथिंग एल्स। और सिंगल थ्रेडेड का मतलब तो यही होता है कि 1 बाय 1 एक ही फ्लो होता है, प्रोसेसर मतलब एक ही फ्लो में काम कर रहा है, एट अ टाइम एक ही इंस्ट्रक्शन रन कर रहा है, ओके। तो वो एप्लीकेशन को सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशन कहते हैं। तो थ्रेड का मतलब इतना ध्यान रखना है कि सिंगल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, ओके, मतलब एक ही फ्लो है एग्जीक्यूशन का, मल्टीपल एग्जीक्यूशन की फ्लो नहीं है, मतलब सीपीयू एक ही इंस्ट्रक्शन को लाइन बाय लाइन इंस्ट्रक्शन को रन करते चल रहा है, बस इसी को कहा जाता है सिंगल थ्रेडेड, ओके। तो थ्रेड का मतलब होता है इट इज़ अ फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, और यही सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट है कंकरेंसी का, कंकरेंसी का सबसे कंकरेंट एंड चैलेंजिंग पार्ट है यहाँ पे, जो कि ये फ्लो क्या है ये समझ में नहीं आता, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, और इसको उस लेवल तो कोई समझाना चाहता भी नहीं है और समझ लेना भी नहीं चाहता, और इसकी वजह से ये जो चैप्टर है ये बहुत बदनाम है हर एक प्रोग्रामिंग के अंदर, ओके, बहुत बदनाम चैप्टर है,
क्योंकि कॉन्करेंसी। तो यहाँ पे गोलैंग की ये पावर है, गोलैंग का ये बहुत बड़ा फीचर है कॉन्करेंसी, और गोलैंग इसी फीचर की वजह से जाना जाता है, उसका वैल्यूएशन है। तो हमें इसको नज़रअंदाज करना बहुत महंगा पड़ सकता है, चाहे आपकी इच्छा हो ना हो, लेकिन आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, इसके ऊपर कमांड लेना ही पड़ेगा। अगर आपको नहीं लगता है तो फिर आप गो पढ़ के भी आप जो है वो ऑर्डिनरी लैंग्वेज की तरह आपको महत्व मिलेगा, ठीक है। तो आप गो के स्पेसिफिक काम के हिसाब से नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपको माइंडसेट बना के रखना है, क्योंकि आगे और बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ें होने वाली है। जस्ट मैं आपको बहुत डीपली लेके जा रहा हूँ, इतने डीप लेवल पे वर्ड मैंने आपको यूज़ के एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आई होप कि ये सीखने के बाद आपको समझ में आएगा। ओके, हर एक वर्ड की मीनिंग क्लियर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो होता है ये जो थ्रीड का मतलब ये सिंगल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, और ये फ्लो के अंदर ही सब कुछ मैटर है, सब मैटर इसी के अंदर है, फ्लो के अंदर। ओके, फिर उसके अंदर मैं आपको वन बाय वन चीज़ें बताऊंगा कैसी होती है, क्या होती है, वो फिर सब वहाँ पे आ गया। लॉग, डेड लॉग, रीडर राइटर, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, आपने सुना भी होगा आपके सब्जेक्ट में, एकेडमिक में, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम है, रीडर राइटर है, डेड लॉक है, क्रिटिकल सेक्शन है, म्यूटेक्स है, और कुछ बहुत सारे कॉन्सेप्ट है प्रोसेसिंग के रिगार्डिंग, ठीक है। तो राइट नाउ हियर अभी हम कहाँ पे थे, हाँ, सिंक्रोनस प्रोग्राम के अंदर। तो जो भी प्रोसेसर काम करता है, मतलब किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, वो वन बाय वन ही करता है, एक कंप्लीट जब तक नहीं होता तब तक वो दूसरा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं करता है। इस तरह का जो भी नेचर है एग्जीक्यूशन का, उसी को सिंक्रोनस एग्जीक्यूशन कहा जाता है। ओके, तो ये होता है सिंक्रोनस एग्जीक्यूशन। अब इसके भी कुछ प्रॉन्स एंड कॉन्स है, इसके भी कुछ फायदे हैं, नुकसान है, ये चीज़ अलग है। आप नेट पे सर्च करो प्रॉन्स एंड कॉन्स ऑफ सिंक्रोनस एग्जीक्यूशन, तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। सो राइट नाउ अब सेकंड जो पार्ट होता है यहाँ पे, ये हो गया सिंक्रोनस पार्ट, ठीक है, सिंक्रोनस एग्जीक्यूशन। अब नाउ यहाँ पे सेकंड जो है वो होता है असिंक्रोनस एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो अभी हम असिंक्रोनस को समझ लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, अभी यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है असिंक्रोनस एग्जीक्यूशन। अब असिंक्रोनस का एग्जीक्यूशन का मतलब ये होता है कि साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन ऑफ अ टास्क, ठीक है। असिंक्रोनस का मतलब साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन, मतलब यहाँ पे कोई ऐसा फिक्स ऑर्डर नहीं है कि वन बाय वन ही रन का काम करेंगे। हम कोई भी काम कभी साइमल्टेनियसली करेंगे, ये करते वक्त ये भी काम करेंगे, वो करते वक्त ये भी काम करेंगे, ठीक है। इसका एग्जांपल दे देंगे हम। अब इस पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे असिंक्रोनस के लिए। मतलब यहाँ पे अभी यही जो लाड़की योजना जो बहन हमने देखी थी, लाड़की बहन योजना, ठीक है। अब ये जो फॉर्म यहाँ पे फिलअप हो रहे हैं, और यहाँ पे जितने भी यहाँ पे आ चुकी है, यहाँ पे जो लोग फॉर्म भरने आ चुके हैं, ठीक है। तो सेम एग्जांपल हम यहाँ पे लेंगे, ये असिंक्रोनस को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि हर कोई बंदा फॉर्म भरने आया है। तो पहले एग्जांपल में सिंक्रोनस में क्या देखा था कि जो भी बंदा या बंदी फॉर्म भरने आए है, जब तक उसका फॉर्म फिलअप नहीं होता तब तक दूसरे वेट करना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया सिंक्रोनस। लेकिन अब इस मॉडल में क्या होगा, अगर कोई बंदा आया है, जैसे ये नंबर 1 आया है, नंबर 2 आया है, नंबर 3 आया है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये ज़रूरी नहीं कि नंबर 1 का ही फॉर्म ले लेंगे, ये हर किसी का भी फॉर्म ले लेंगे। मतलब यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं है, डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पे क्यू नहीं है। ओके, मतलब सब लोग एक साथ खिड़की पे आ गए। जब हम देखते हैं ना, या फिर किसी मंदिर में प्रसाद लेते हैं तो सब लोग बोलते हैं मुझे दो मुझे दे, तो वो ऐसा किसी को भी देता है प्रसाद, ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है, उसका ऑर्डर नहीं है ना। तो ऐसा लाइन नहीं है कि 1 बाय 1 प्रसाद देते चल रहा है, नहीं। बहुत लोग हाथ फैलाते हैं और सबको प्रसाद देते हैं यहाँ पे, तो जिसको देना है वो ऐसा देते चलता है। तो ये इस टाइप का जो नेचर होता है उसी को असिंक्रोनस कहा जाता है। जैसे यहाँ पे लाइन में लोग खड़े हैं, लेकिन यहाँ पे लाइन है ही नहीं। यहाँ पे एक विंडो है और विंडो पे बहुत सारे लोग अपना फॉर्म लेके आए, तो जो भी फॉर्म फिलअप करने वाला है, सबमिट करने वाला है, वो ऐसा किसी का भी फॉर्म उठा रहा है। ऐसा नहीं कि वो इसका होने के बाद दूसरे का कंप्लीट नहीं है। तो इस तरीके का जो भी नेचर होता है एग्जीक्यूशन का, टास्क का, उसी को असिंक्रोनस कहा जाता है।
मतलब साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन उसको कहा जाता है। ठीक है, अब साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन में बहुत सारी गड़बड़ होती है, बहुत सारी गड़बड़ होती है। ओके, आपको भी पता होगा कि जहाँ पे लाइन या कुछ नहीं होता वहाँ पे, अब ट्रैफिक में भी वही होता है, आप ट्रैफिक जाम होता है तो मतलब एक साइड से पूरे व्हीकल्स आ रही है तो कोई कैसा भी घुसेगा तो वो असिंक्रोनस हो गया। अगर लाइन बाय लाइन व्हीकल चल रहे तो वो सिंक्रोनस हो गया, और किस तरह से भी जाएंगे तो वो असिंक्रोनस। मतलब असिंक्रोनस में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जो भी शेयर्ड रिसोर्सेस है जिसको सब लोग यूज कर रहे हैं, वो रिसोर्सेज इस तरीके से ऑक्यूपाई होते हैं कि वो रिसोर्स रिलीज ही नहीं हो पाते, ताकि कोई उसको यूज नहीं कर पाता है, और कंसिक्वेंटली नो बडी इन प्रोग्रेस, और उसका मेन प्रॉब्लम होता है डेडलॉक होता है आकर। अब डेडलॉक क्या है, कैसे होता है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग। आपने इस सब्जेक्ट में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है तो उसके अंदर एक प्रॉब्लम दिया था, डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम, आपने सुना होगा। यस शीतल, डू यू नो डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम? शीतल व्यास, आर यू देयर? यस सर, वो इंटरनेट कनेक्शन गया ओके था, इसीलिए फिर ओके, से ज्वाइन शुभांगी, हुआ शुभांगी, जस्ट। डू यू नो डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम? यस, गंगा, गंगा नहीं नहीं, सर। इंजीनियरिंग वाले बच्चों को पता नहीं है डाइनिंग फिलोसोफर? ये तो बहुत नहीं सर, हमें कुछ नहीं पता सर। जिनका इंजीनियरिंग हुआ है, गंगा डू यू नो डाइनिंग फिलोसोफर? सर आपने लिया था क्या? ये प्रॉब्लम नहीं लिया था ऐसा नहीं, ये मुझे हमारे लगा। अभी तो हमारा अभी ये मॉडल स्टार्ट हुआ है, इससे कॉलेज में आपको हुआ था क्या डाइनिंग फिलोसोफर का? नहीं सर, नहीं अरे हुआ था। यार ऐसा झूठ मत बोलो यार आपको वही सब्जेक्ट था, ऑपरेटिंग सिस्टम, बीसीसी में? हाँ तो हाँ था। 100% हाँ वो सर। सब है डाइनिंग फिलोसोफर। डेडलॉक था क्या आपको, डेडलॉक? हाँ सर, हाँ तो डेडलॉक था। वो डेडलॉक, सर डेडलॉक डेडलॉक था। को रिप्रेजेंट करने के लिए डाइनिंग फिलोसोफर का एग्जाम्पल दिया गया है। ऐसा झूठ मत बोलो यार बदनाम मत करो कॉलेज वालों को। हम्म, ठीक है चलो कोई बात नहीं, अभी उसको हम यहाँ पे प्रैक्टिकली देखेंगे, वहाँ तो थ्योरेटिकल देखा था, अभी इसको प्रैक्टिकली देखेंगे कोडिंग के जरिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो ये जो प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे ये कोई क्यू नहीं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे कोई भी आ रहा है, कहीं से भी फॉर्म दे रहा है, कहीं से भी खिड़की को हाथ फैला कर दे रहा है, और जो बंदा फॉर्म रिसीव कर रहा है वो किसी का फॉर्म कैसे भी रिसीव कर रहा है। ओके, तो ये जो प्रॉब्लम है, इस तरह का जो वर्किंग नेचर है, इसी को बोला जाता है असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं एग्जीक्यूशन का, जो भी मिल रहा है उसको एग्जीक्यूट करते चल रहा है, इसका थोड़ा उसका थोड़ा उसका थोड़ा उसका थोड़ा, ऐसा थोड़ा 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 काम चल रहा है। और इसका बेस्ट एग्जांपल अगर हम देना है तो हम देखो पानी पूरी खाते, पता है पानी पूरी खाते, सब लोग अपना कटोरा लेके उसके सामने खड़े रहते हैं। अब वो क्या करता है, बारी बारी में पहले एक को देता है, फिर दूसरे को देता है, फिर तीसरे को देता है, फिर चौथे को, मतलब वो क्या कर रहा है, ऐसा तो नहीं करे कि पहले की एक 6 पीस देने के बाद वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया, उसका होने के बाद मैं दूसरे को खाना दूंगा, फिर तीसरे को पानी पूरी दूंगा, नहीं कर रहा है। वो क्या कर रहा है, कंक्यूरेंटली कर रहा है, मतलब साइमल्टेनियसली काम कर रहा है कि एट ए टाइम सबको दे रहा है। ओके, उसका पूरा प्लेट खत्म मतलब उसके पूरे जो पीस है, 6 पीस आते हैं, वो अगर 6 पीस उसके पूरे नहीं, जब मतलब नहीं भी हुए तो भी क्या करता है, पहले का नहीं हुआ तो भी उसको एक देता है, तब तक वो खाए, तब तक दूसरा। ये होता है एक्चुअली असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। ओके, तो अभी हम इसके बारे में और देखेंगे। तो ये पानी पूरे वाले का एग्जाम्पल बेस्ट सूट करता है यहाँ पे। तो अभी जो असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग जो होती है यहाँ पे, असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग मतलब जो भी असिंक्रोनस टास्क जो होते हैं यहाँ पे, जो कि साइमल्टेनियसली वर्क होते हैं यहाँ पे, और असिंक्रोनस, तो उसके अंदर दो तरीके से काम होता है साइमल्टेनियसली। नंबर एक होता है कंक्यूरेंट, और नंबर 2 होता है पैरेलली। वसीम, आया आपका कंसेप्ट? हाँ यस सर। इसका स्पेलिंग क्या है?
ठीक है। ठीक है, अब जो भी टास्क असिंक्रोनसली हो रहा है, मतलब एक साथ हो रहा है काम, ठीक है, तो उसके अंदर दो तरीके से काम एक साथ होता है, मतलब एक होता है कंक्यूरेंटली और एक होता है पैरेलली। ठीक है, अब हम देखेंगे कंक्यूरेंटली को समझेंगे यहाँ पे। अब कंक्यूरेंट जो टास्क होता है वो किसको रेफर किया जाता है? सो हियर ओनली वन सब्जेक्ट परफॉर्म मेनी टास्क साइमल्टेनियसली। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कंक्यूरेंटली और पैरेललिज्म में कि काम तो एक साथ हो रहा है, सब काम तो एक साथ हो रहा है, ओके, वेट नहीं हो रहा है, पहला कंप्लीट जब तक नहीं हुआ तो दूसरा, मतलब एक प्रोसेस जब तक कंप्लीट नहीं होती तब तक दूसरी स्टार्ट नहीं होती, ऐसा नहीं, सब प्रोसेस चल रही है। लेकिन कंक्यूरेंट प्रोसेस जो चल रही है, पैरेलल प्रोसेस चल रही है, इसके अंदर एक ही रीजन है, सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, इससे वो डिस्टिंग्विश होता है कि वो प्रोसेस पैरेलल है, उसको हम पैरेललिज्म कह सकते हैं या फिर कंक्यूरेंसी कह सकते हैं, वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। मतलब एक काम एक सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट मल्टीपल काम खुद ही कर रहा है लेकिन साइमल्टेनियसली कर रहा है, उस टाइप के कॉन्सेप्ट को ऑलवेज कहा जाता है, कॉन्क्यूरेंसी कहा जाता है। ये चीज़ कभी भी ध्यान में रखना है, ओके। इंटरव्यू में पूछा जाए, किधर भी जाए, आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि जो भी टास्क कंक्यूरेंट हो रहा है, मतलब साइमल्टेनियसली हो रहा है, असिंक्रोनस परफॉर्म हो रहा है, लेकिन उसको करने वाला कौन है? करने वाला एक है और काम है बहुत सारे, तो उस टाइम आपको डेफिनेटली उनको बोलना है कि ये कंक्यूरेंसी का एग्जांपल है, ये कंक्यूरेंट टास्क है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वन सब्जेक्ट मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहा है। जैसे कि पानीपुरी वाला क्या करता है? सब्जेक्ट एक ही है पानीपुरी वाला, लेकिन मल्टीपल लोगों को सर्व कर रहा है, ओके, पर वो साइमल्टेनियसली नहीं कर रहा है। हम इसको साइमल्टेनियसली एक कंसेप्चुअल लेवल पे बोलते हैं, पर एक्चुअली वो वन बाय वन ही कर रहा है। मतलब वो मल्टीपल लोगों को पानीपुरी दे रहा है, लेकिन एट ए टाइम एक आदमी को ही दे रहा है ना, ऐसा तो नहीं एट ए टाइम कि 10 लोगों को पानीपुरी दे रहा है, एट ए टाइम एक ही लोगों को दे रहा है, लेकिन वेट नहीं कर रहा है कि उसकी पूरी प्लेट की 6 पीस जब तक खत्म नहीं होते तब तक मैं दूसरे को नहीं दूंगा, ये नहीं कर रहा है। वो सबको थोड़ा करके सबका वर्क एट ए टाइम चालू रख रहा है, लेकिन हम इसको साइमल्टेनियसली बोल रहे हैं, लेकिन टेक्निकली वो साइमल्टेनियसली वर्क कर ही नहीं रहा है। एट ए टाइम वो एक ही काम कर रहा है, लेकिन सबको सर्व कर रहा है। तो मतलब एक सब्जेक्ट है, एक सीपीयू है, प्रोसेसर है, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट कौन है? सीपीयू है यहाँ पे, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर काम एग्जीक्यूट करने वाला सीपीयू होता है। तो हमारा जो सीपीयू है वो क्या कर रहा है कि मल्टीपल प्रोग्राम को इस तरीके से रन कर रहा है कि वो किसी एक का वेट नहीं कर रहा है, जब तक वो खत्म नहीं होता तब तक दूसरा सबको रन कर रहा है। तो उसको हम साइमल्टेनियसली बोल सकते हैं, उसको कंक्यूरेंट बोल सकते हैं। मतलब वो कंक्यूरेंटली क्या कर रहा है? सबको सर्विस दे रहा है, ओके, लेकिन किसी के लिए पूरा वेट नहीं कर रहा है वो, ओके। तो इस टाइप का जो भी कॉन्सेप्ट होता है उसको कंक्यूरेंसी कहा जाता है। अंडरस्टूड? वसीम, कॉन्सेप्ट क्लियर कंक्यूरेंसी का? तो कंक्यूरेंसी में एक ही चीज ध्यान में रखना है, यस यस, वो बोलते हैं ना, कितने आदमी थे? आदमी 1 और गोलियां 6, नहीं, वो बोलते हैं ना आदमी 3 और गोली 1, बहुत नाइंसाफी है। नहीं, गोली 6 बोलते हो, आदमी 3 और गोली 6, बहुत नाइंसाफी है। तो सेम हियर आदमी एक होता है लेकिन मल्टीपल काम होते हैं यहाँ पे, ठीक है। और एक आदमी मल्टीपल काम को एक साइमल्टेनियसली करता है, उसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है द टास्क इज एग्जीक्यूटिंग द कॉन्करेंटली, दिस इज कॉल्ड एज द कॉन्करेंसी, ठीक है। सो राइट नाउ अभी हम देखेंगे पैरेललिज्म पे। अब पैरेललिज्म का मतलब क्या होता है? ये टॉपिक मतलब पढ़ाना बहुत हार्ड था, लेकिन आई होप कि मैं आपको बेहतर तरीके से प्रयास कर रहा हूँ पढ़ाने का, और आपको समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट, क्योंकि मेरी तरफ से मैं पूरा जोर लगा रहा हूँ
कि इसको मैं बेहतर से बेहतर तरीके से कैसे पढ़ाऊँ, क्योंकि ये चैप्टर डिफ़िकल्ट है और ये पढ़ाया नहीं जाता मैक्सिमम। तो चलो एक और कदम सफलता की ओर कुछ नया करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है सबके? ओके, यस सर। गुड। यस अभी सर। यहाँ पे देखो कंकरेंसी पता है, समझ में आया? देखो अभी ग्रुप पे मैसेज नहीं आना चाहिए कि सर मुझे लेक्चर समझ में नहीं आया। जो कुछ डाउट है मेरे को अभी क्लियर होना चाहिए, सर नहीं आया समझ में बताओ। फिर बाद में ग्रुप पे मैसेज नहीं आना चाहिए कि सर टुडे लेक्चर नॉट अंडरस्टैंड। ओके, दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि बाद में फिर वो चीज़ गड़बड़ होती है। अगर आपको किसी का डाउट है यू कैन इंटरप्ट मी इन बिटवीन एनी टाइम। ओके, ठीक है। और मैं भी आगे तब तक नहीं बढ़ूंगा जब तक आप यस नहीं बोलोगे। ओके, तो चलो अब यहाँ पे पैरेललिज्म का मतलब ये होता है कि देखो असिंक्रोनस टास्क जो होता है उसमें दो तरीके से काम होता है। ओके, मतलब असिंक्रोनस टास्क का मतलब होता है कि कोई भी मल्टीपल काम है वो एक दूसरे का बिना वेट किए हुए चल रहे हैं, उसी को असिंक्रोनस कहा जाता है। लेकिन उसके अंदर दो कंसेप्ट है कि उस काम को पूरा करने वाला कौन आदमी है। अगर मल्टीपल काम को एक ही आदमी साइमल्टेनियसली पूरा कर रहा है तो उसी को कॉन्करेंट बोला जाता है कि टास्क इज वर्किंग, प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटिंग कॉन्करेंटली। लेकिन अब पैरेललिज्म का मतलब ये होता है कि काम मल्टीपल है और काम करने वाले भी मल्टीपल है। ओके, और मल्टीपल लोग मल्टीपल काम एक साथ कर रहे हैं, उस कंसेप्ट को कहा जाता है पैरेललिज्म। ठीक है, सो द मल्टीपल सब्जेक्ट एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल टास्क at a single time of movement ठीक है। अब पैरेललिज्म का मतलब ये होता है कि अब काम करने वाले मल्टीपल लोग हैं, काम बहुत सारे मल्टीपल है लेकिन उसको करने वाले भी मल्टीपल लोग हैं और सब लोग एक साथ काम कर रहे हैं, उस टाइप को कंसेप्ट को पैरेललिज्म कहा जाता है। लेकिन कंसेप्ट तो असिंक्रोनस ही हो रहा है क्योंकि काम तो ये साइमल्टेनियसली हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है? पैरेलली हो रहा है। पैरेलल मतलब यही होता है ट्रू, इसको बोला जाता है ट्रू साइमल्टेन ऑपरेशन, ट्रू असिंक्रोनस कहा जाता है एग्जीक्यूशन। ठीक है, अब ट्रू असिंक्रोनस का मतलब है कि एक्चुअली असिंक्रोनस जो काम हो रहा है वो पैरेललिज्म में अच्छी होता है, कंकरेंसी में नहीं होता है। कंकरेंसी एक इल्यूजन है, मतलब एक समझ है कि हम एक काम साइमल्टेनियसली कर रहे हैं, नहीं, हम एक काम एक ही टाइम कर रहे हैं। ओके, लेकिन ये थोड़ा वो थोड़ा वो थोड़ा वो थोड़ा, क्योंकि हमारे पास रिसोर्स सिंगल है। तो ये एक्चुअली कंकरेंसी जो माना जाता है यहाँ पे, तो ये जो टास्क जो हैंडल हो रहा है तो साइमल्टेनियसली एक्चुअली ये पैरेललिज्म में काम अच्छे होता है, साइमल्टेनियसली, कंकरेंसी में नहीं। वो तो एक हम मैकेनिज्म बनाते हैं। लेकिन अगर बात आती है कि ट्रू कंकरेंट टास्क कहाँ, मतलब ट्रू असिंक्रोनस का टास्क कहाँ पे होता है, ओके, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि पैरेललिज्म ही अचीव करता है ट्रू असिंक्रोनस टास्क को। ओके, क्योंकि पैरेललिज्म में क्या होता है कि मल्टीपल लोग एक सेकंड में मल्टीपल काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई मल्टीपल काम हो रहा है। ओके, लेकिन पैरेललिज्म में क्या होता है, सॉरी कंकरेंसी में एक सेकंड में एक ही काम हो रहा है, एक ही आदमी कर रहा है। फर्क है कि वो इसका थोड़ा उसका थोड़ा करके किसी को नहीं रुका रहा है, सबका कर रहा है, लेकिन एट अ टाइम तो एक ही कर रहा है। लेकिन पैरेललिज्म में ऐसा नहीं, मल्टीपल लोग है, दो लोग है, तो एट अ टाइम दो लोग दो काम कर सकते हैं सेम टाइम में। तो ये पैरेललिज्म ऑलवेज अचीव करता है ट्रू असिंक्रोनस। ठीक है, तो जैसे कि अभी इसका अगर हम एग्जांपल दे कि मल्टीपल लोग मल्टीपल टास्क को क्या कर रहे हैं, पैरेलली क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अभी इसका एग्जांपल अगर हम बोले तो उसका एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे मल्टीपल लोग हमें मल्टीपल काम सर्व कर रहे हैं। जैसे कि हम होटल में गए, यहाँ पे होटल, ओके, तो होटल में एक वेटर थोड़ी होता है, खूब सारे वेटर होते हैं ना, यहाँ पे ये वेटर होते हैं अलग अलग, तो अलग अलग वेटर क्या कर रहे हैं, अलग अलग टेबल को हैंडल कर रहे हैं। ओके, तो ये जो अलग अलग टेबल को वो क्या कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, मतलब एक ही टाइम में मल्टीपल काम हो रहा है। लेकिन एक वेटर एक टेबल को एक ही बार हैंडल कर रहा है, लेकिन उसी टाइम वेटर दूसरे टेबल को हैंडल कर रहा है, तो यहाँ पे पैरेललिज्म हो रहा है।
ओके, पैरेललिज्म हो रहा है यहाँ पे, काम तो साइमल्टेनियसली हो ही रहा है लेकिन ट्रू साइमल्टेनियसली हो रहा है, मतलब यहाँ पे मल्टीपल रिसोर्स जो है वेटर, मल्टीपल जो वेटर है वो एक ही टाइम ऑफ मोमेंट पे मल्टीपल काम परफॉर्म कर रहे हैं, और इसी को कहा जाता है पैरेलल प्रोसेसिंग। ठीक है, तो इस टाइप का जो भी काम का नेचर होता है उसी को कहा जाता है पैरेलल ओके। वसीम, डाउट क्लियर? तो हाँ, जो yes, भी पैरेलल प्रोसेसिंग होता है ना, पैरेलल प्रोसेसिंग, उसके अंदर क्या होता है, मल्टीपल प्रोसेस होते हैं। प्रोसेसिंग कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल प्रोसेसर that perform multiple tasks simultaneously। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना है, जब भी बात आती है पैरेलल प्रोसेसिंग की तो वहाँ पे कंप्यूटर के अंदर मोर देन वन प्रोसेसर होते हैं, और मोर देन वन प्रोसेसर एक काम है या फिर मल्टीपल काम को पैरेलली रन करते हैं, मतलब वो साइमल्टेनियसली काम को डिवाइड करके रन करते हैं, और इससे बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड में क्या होता है, आपका एप्लीकेशन स्केलेबल होता है, रन होता है। ठीक है, तो पैरेलल प्रोसेसिंग की जब भी बात आती है तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि मल्टीपल प्रोसेसर वहाँ पे है, और कॉन्फ़िगरेशन का मतलब एक प्रोसेसर वहाँ पे वो मल्टीपल काम कर रहा है। तो गोलैंग के अंदर ये एबिलिटी है कि वो जितने भी प्रोसेसर है उसको पैरेलली काम करवा के ले सकता है। तो इससे क्या होता है कि हाई कंप्यूटेशनल टास्क वो मिनिमम टाइम में क्या कर सकता है, रन करता है, मतलब वो रिसोर्स को इस तरीके से यूज़ करता है कि उसको आइडियल रखता ही नहीं है, उससे पूरा काम करवा के लेता है विद इन अ टाइम एंड मोमेंट के अंदर। ओके, सो दिस कॉन्सेप्ट इज नथिंग बट द पैरेलल प्रोसेसिंग, सिंक्रोनस एंड कंकरेंसी। ओके गाइज, आपको किसी डाउट है? अभी ये पॉइंट जो मैंने पढ़ाया है कंकरेंट एग्जीक्यूशन का जो पॉइंट था, ये अभी देखो ये कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे था ये डेफिनेशन के अंदर, उसका हमें कितना पढ़ना पड़ा है। देखो एक कंसेप्ट की तो यही अब्स्ट्रैक्शन मैंने कहा था, मतलब ये दिखता थोड़ा है, मतलब नेसेसरी इन्फॉर्मेशन दी है लेकिन इंटरनल डिटेल बहुत अलग है, बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये अब्स्ट्रैक्शन आपको जब भी आते हैं अब स्टडी में तो उसको आप डिटेल क्लियर करते जाओ, तब भी आप आगे बढ़ पाओगे अच्छी तरीके से। ठीक है, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सो गाइज डू यू वांट टू कंटिन्यू और स्टॉप राइट नाउ? Yes. जैसा आपको लगे। आप बोल रहे हैं यहाँ पे। सो नाउ चलो सर हा टॉपिक कोणता उद्या, आणि जर म्हणजे हा टॉपिकचं जर काही सांगायचं असेल तर सांगा, आणि जर नवीन टॉपिक सुरू करायचं असेल तर उद्या सुरू करा. ठीक आहे, म्हणजे हा कंप्लीट करायचा का आता का काय ते विचारतो मी. ठीक है, चलो मेथड एंड फंक्शन देखेंगे. ओके, सो हियर अभी आपको एक और क्वेश्चन है, मेथड एंड फंक्शन. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेथड एंड फंक्शन? यस, कोई बता सकता है? मैंने सिखाया था आपको तो क्या. यस यस, कैन यू टेल मी व्हाट इज द मेथड एंड व्हाट इज द फंक्शन? functions are independent of each other and methods are related to each मतलब other. यस
वसीम पढ़ाया था मैंने, वसीम, दीपक, जब हमारा गोलैंग का इंटरफेस था तब ये चीज़ें मैंने पढ़ाई थी आपको। साहिल, Sir, method is belong to specific Method object includes or class. मेथड इज बिलोंग टू, Belongs to specific object or class containing a function. block of code. Function is a self-contained block of code. It's a perform specific task देखो मैंने and called multiple देखो times. मैंने पहले बताया था कि जो भी हमारा फंक्शन होता है, फंक्शन का मीनिंग क्या होता है, इट इज़ सम एक्शन और एक्टिविटी, और हम टास्क भी कह सकते हैं। ओके, तो एक्शन और एक्टिविटी, और हम इसको टास्क भी कह सकते हैं, और टेक्निकल की बात करें तो इट इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड भी कह सकते हैं, दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, तो फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, वो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। अगर जनरल में बात करते हैं, एक्शन, एक्टिविटी और टास्क होता है। ठीक है, अब ये फंक्शन क्या होता है, इट इज़ अ इंडिपेंडेंट टास्क होता है। इसको क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट। तो फंक्शन जो होता है इंडिपेंडेंट टास्क होता है, मतलब वो खुद परफॉर्म होता है, उसको किसी और से वो एसोसिएट नहीं होता है। ठीक है, मतलब वो इंडिपेंडेंट होता है, डायरेक्टली हम उसको कॉल कर सकते हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं उस काम को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो ऐसा काम होता है कि उसको आपको किसी अदर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है उस काम को परफॉर्म करने के लिए, वो काम खुद ही परफॉर्म होता है। ठीक है, तो इस तरह का जो भी जो कॉन्सेप्ट है उसी को फंक्शन कहा जाता है। नाउ सेकंड, मेथड जो होता है, तो मेथड एंड फंक्शन आर बोथ सेम। मेथड, अब मेथड एंड फंक्शन बहुत सेम होता है, मतलब वो भी एक एक्टिविटी होता है, एक्शन होता है, मतलब फंक्शन एंड मेथड ऑफ सेम अपार्ट फ्रॉम सम चीज़ें। फंक्शन एंड मेथड बोथ आर सेम। ठीक है, तो ये दोनों भी सेम है, लेकिन कुछ चीज़ों में इसका डिफरेंस है। ठीक है, अब चीज़ों में क्या डिफरेंस है कि मेथड आर एसोसिएटेड विथ अदर एंटिटी। Method are associated with specific entity। तो मेथड का यही एक पॉइंट है कि एक जो मेथड होती है, मतलब वो एक टास्क ही होता है, एक्शन नहीं होती, लेकिन वो और किसी दूसरे के साथ एसोसिएट होती है, मतलब उसको किसी दूसरा ऑब्जेक्ट परफॉर्म करने वाला होता है। ओके, मतलब वो इंडिपेंडेंट नहीं होती है, मतलब उसको वो खुद रन नहीं होती है, उसको किसी और के जरिए रन किया जाता है और उसी के द्वारा रन किया जाता है, मतलब वो किसी के साथ बाइंड है, किसी के साथ एसोसिएट होता है। जैसे कि इसका एग्जांपल अगर हम बात करें तो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट का मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीज़ें होती है, एक होता है उसका डेटा और दूसरी क्या होती है, मेथड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डेटा की जगह एट्रीब्यूट कहते हैं उसको, एट्रीब्यूट, और इसको कहते हैं मेथड कहा जाता है। तो मेथड का मतलब क्या है कि व्हाट काइंड ऑफ एक्शन परफॉर्म बाय द ऑब्जेक्ट। तो मेथड ये ऑलवेज बाइंड होती है, इट्स डिपेंड ऑन स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के ऊपर होती है, उस एक्शन को वही ऑब्जेक्ट क्या करता है, परफॉर्म करता है। तो मेथड और फंक्शन बोथ आर द सेम, बट मेथड विदाउट ऑब्जेक्ट विल नॉट एग्जीक्यूट। ओके, एंड फंक्शन डोंट नीड एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, ही कैन एग्जीक्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट था हमारा, ये पॉइंट यहाँ पे मैंने जो अब्स्ट्रैक्शन में दिया था मेथड एंड फंक्शन, तो यहाँ पे मतलब ये होता है कि कोई भी मेथड हो या फिर कोई फंक्शन हो, स्पेसिफिक टास्क, ओके, वो टास्क साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट होता है गो रूटीन के अंदर। तो यहाँ पे हमको पता चला मेथड क्या है और फंक्शन क्या है। तो राइट नाउ अब हम देखेंगे इसको लाइट वेट कॉस्ट इफेक्टिव। अब लाइट वेट और कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो चलो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। सो नंबर 1 है लाइट वेट, और नंबर होते हैं कॉस्ट इफेक्टिव। ठीक है, चलो बोलो अभी क्या लाइट वेट का मतलब क्या होता है। हमने बहुत बार कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर ये चीज़ सुनी है, लाइट वेट लाइट वेट लाइट वेट।
अभी लाइट वेट होता क्या है एक्चुअली, लाइट वेट का मतलब क्या होता है एक्चुअली, मतलब उसका वेट कम होता है कि क्या होता है, जो भी प्रोग्राम लाइट वेट प्रोसेस हमने नाम सुना है, क्या होता है। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, उसको कितना खर्चा आता है काम करने के लिए, ये कॉन्सेप्ट क्या है। तो आपको जब तक ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आते तब तक आप उस चीज़ को बेहतर तरीके से नहीं समझ सकते, ठीक है। तो कोई बता सकते हो लाइट वेट का मतलब क्या है। It requires the like minimum time Yeah, and minimum good. space. लाइट वेट का मतलब होता है कि कोई भी टास्क जो होता है काम कंप्लीट हो रहा है विद इन मिनिमम टाइम एंड मिनिमम स्पेस, सो इट टेक द मिनिमम टाइम एंड नंबर सर इट टेक द मिनिमम स्पेस। ओके, तो ये दो कम से कम टाइम और कम से कम मेमोरी स्पेस के अंदर कोई भी काम हमारा कंप्लीट हो रहा है उसी को कहा जाता है इस लाइट वेट प्रोसेस। ओके, मतलब एनी एक्शन आर गोइंग टू परफॉर्म द एक्शन यूटिलाइज द मिनिमम टाइम रिसोर्सेस, मिनिमम रिसोर्सेस, मतलब इट यूटिलाइज द रिसोर्सेस minimum and use the minimum space. Okay, so this concept is nothing but the lightweight process. अब ना कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब क्या होता है। यस, कोई बता सकता है। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब ये होता है, सर आप ऐसे बोल सकते हैं स्केलेबल का मीनिंग क्या होता है। इट परफॉर्म हाई एक्शन फास्टली। नहीं, देखो कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब क्या होता है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव और लाइट वेट ये दोनों एक ही कॉइन के दो बाजू है, एक ही बोलते हैं ना, एक ही सिक्के की दो बाजू है, मिनिमम लाइट वेट एंड कॉस्ट इफेक्टिव। जो लाइट वेट होता है वो ऑलवेज कॉस्ट इफेक्टिव होता है, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब भी यही होता है कि हम जो भी रिसोर्सेज हमारे वो मिनिमम टाइम में और मिनिमम स्पेस के अंदर वो काम कर रहे हैं, मतलब हम कब रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं, कम टाइम यूज़ कर रहे हैं, हम ज़्यादा कुछ खर्चा आने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमें, तो वही हो गया कॉस्ट इफेक्टिव। तो कॉस्ट इफेक्टिव एंड लाइट वेट बोथ आर द इज टू डायमेंशन ऑफ अ सिंगल कॉइन। ओके, तो कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब ये होता है कि कोई काम पूरा करने के लिए हमें दो तरीके की कॉस्ट पे करनी पड़ती है कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर के अंदर कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है, कॉस्ट का मीनिंग यही होता है, दो तरीके की चीज़ें होती है, एक होता है टाइम एंड स्पेस और दूसरा होता है स्पेस। इसके सिवा कोई कॉस्ट होती ही नहीं कंप्यूटर के, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि मिनिमम टाइम और मिनिमम स्पेस। अब यहाँ पे इसके अंदर और भी एक चीज़ होती है, थर्ड नंबर है, मतलब स्पेस लेता है, मतलब मेमोरी कंजर्व करता है, और मेमोरी की बात आती है तो अल्टीमेटली वो रिसोर्स होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर के अंदर कोई काम आपको पूरा करना है तो उसको कितने रिसोर्स कंज्यूम करता है वो, ये कॉस्ट इफेक्टिव के अंदर आता है। मिनिमम रिसोर्स मतलब क्या है, अब यहाँ पे मिनिमम टाइम मतलब, तो टाइम जब बात आती है तो यहाँ पे सीपीयू का कंसेप्ट आता है, सीपीयू, और मिनिमम स्पेस का कंसेप्ट आता है, मेमोरी का कंसेप्ट आता है यहाँ पे। तो ये दो चीज़ें के अलावा भी बहुत सारे रिसोर्स होते हैं जो कंप्यूटर प्रोग्राम रन करने के लिए उसकी ज़रूरत होती है। ओके, जैसे बस लाइन्स होते हैं, अलग अलग मेमोरी हैंडल होते हैं, जैसे बहुत सारे रिसोर्स होते हैं। तो कम से कम रिसोर्स का इस्तेमाल करके मिनिमम टाइम और मेमोरी स्पेस के अंदर जो भी काम हो रहा है उसी को हम कॉस्ट इफेक्टिव बोला जाता है, ठीक है। तो ये होता है आपका कॉस्ट इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो गाइज अंडरस्टूड, आपको जब भी ये टर्म्स आएंगे कंप्यूटर सिस्टम प्रोग्रामिंग के अंदर कॉस्ट इफेक्टिव, तो कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब यही होता है कि हम मिनिमम रिसोर्सेस मिनिमम टाइम के अंदर और मिनिमम स्पेस के अंदर यूटिलाइज करके किसी काम को बेहतर तरीके से अंजाम दे रहे हैं, उसी कॉन्सेप्ट को कॉस्ट इफेक्टिव कहा जाता है। और लाइट वेट का मतलब यही होता है कि जो भी काम करने के लिए हम यहाँ पे कम से कम टाइम और कम से कम मेमोरी स्पेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, कम से कम रिसोर्स का इस्तेमाल करके हम उस काम को पूरा करे हुए टाइम लाइट वेट हो गया। तो बोथ आर द सेम थिंग एक्चुअली। कॉस्ट इफेक्टिव इज बेनिफिट ऑफ अ लाइट वेट, ऐसा बोल सकते हो। कॉस्ट इफेक्टिव मतलब क्या है कि लाइट वेट का एक एडवांटेजेस है कि जो भी चीज़ लाइट वेट है वो कॉस्ट इफेक्टिव हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा कोई इसके रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना ज़रूरी है। जो भी आप पढ़ते हो, सेल्फ स्टडी करते हो, तो ये जो
कि उसके अंदर ये बहुत सारे एब्स्ट्रैक्शन है। तो देखो मैंने आपको आज कुछ नहीं पढ़ाया मुझे गो रूटीन का, सिर्फ 2 पॉइंट के अंदर मैंने जो आपको ये 2 ही पॉइंट बताए थे, और ये 2 पॉइंट के अंदर जो इतनी चीज़ निकल के आई, तो यहाँ पे पूरा हमारा 2 आवर स्पेंड हो गया। तो देखो ये कितना बड़ा एब्स्ट्रैक्शन है, और यही होता है एब्स्ट्रैक्शन, दिखता कुछ और है लेकिन काम अलग तरीके से करता है। ओके, so guys, I hope you understand this lecture very well, and really I am try to teach this chapter is very well because it is also challenging for me. ऐसा कोई चैलेंज नहीं मेरे लिए बहुत आसान है, बट आफ्टर लॉन्ग टाइम मीन्स ये चैप्टर कॉन्करेंसी पढ़ के मुझे 2013 में मैंने पढ़ा था ये, उसके बाद मैंने कभी हाथ नहीं लगाया इसको, कभी ज़रूरत पड़ी नहीं, क्योंकि इंडस्ट्री में मैंने इतना काम किया, लेकिन जितना सफिशिएंट वो कर लिया, लेकिन उतना चैलेंजिंग कोई काम दिया ही गया नहीं, और कॉन्करेंसी पे तो काम दिया ही गया नहीं मुझे। ओके, पर कुछ काम किया मैंने मेरे खुद के प्रोजेक्ट पे, और मेरे कुछ कंपनी के अंदर से ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम बनाया था मैंने, ऑटोमेटेड प्रोसेस बनाए थे जो कि ऑटोमेट मैसेज सेंड करता है, उस टाइम मैंने पूरा कॉन्करेंसी यूज़ किया था। ठीक है, तो उसके बाद मैं अभी इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, और डेफिनेटली हम बहुत अच्छी तरह से काम करेंगे, क्योंकि ये जो गोलैंग है इसकी सबसे मेन पावर यही है कि कॉन्करेंसी, और हम हाई स्केलेबल एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो हमें इसलिए इसका जो गोलैंग का मैक्सिमम यूज़ इसलिए कि ये फास्ट लैंग्वेज है, और ये इसके अंदर कॉन्करेंसी सपोर्ट बहुत बेहतर है। इसका मतलब हम स्केलेबल एप्लीकेशन बना सकते हो। स्केलेबल मतलब कि एप्लीकेशन बहुत सारा लोड क्या करेगा, जितना भी लोड आएगा उसको हैंडल करेगा बाय यूजिंग रिसोर्सेज इफ़िशिएंटली। ओके, तो जहाँ पर भी लोड आता है एप्लीकेशन का, तो लोड कहाँ पे आता है, काम करने वाला एक होता है, जैसे कि घर के अंदर काम करने वाला एक होता है और बैठ के खाने वाले 10 होते हैं, तो लोड उसी टाइम में लोड आता है। सब लोग काम कर रहे हैं और सब खा रहे हैं, उसको लोड नहीं आएगा। तो एक चीज़ कभी भी ध्यान में रखना है, जब भी लोड आता है किसी सिस्टम के ऊपर, मतलब काम करने वाले लोग कम है, ओके, और काम ज़्यादा है, तब लोड का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, तो ये लोड के बारे में भी हम जानेंगे किस तरीके से स्केलेबिलिटी अच्छी होती है। 2 तरीके की स्केलेबिलिटी, वर्टिकल स्केलेबिलिटी, हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी, ये क्या है। तो ये टॉपिक, ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपको पढ़ाया गया तो बहुत कुछ है, नहीं पढ़ाया गया तो कुछ भी नहीं है। पढ़ाया अच्छे पढ़ोगे तो टाइम कितना लगेगा पता नहीं, लेकिन नहीं पढ़े तो बहुत जल्दी कवर होगा। सो दैट्स वाई मैं आपको एक चॉइस देता हूँ कि ऑलवेज दैट डिपेंड ऑन, बट आई एम ऑलवेज ready with the full of the content. ठीक है, so guys, I hope you understand this topic, and tomorrow we will cover the rest of the topics very well. Okay.